आज है 8 अप्रैल। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। साथ ही समझ लेते हैं कि 8 मार्च को हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, यानी कि ठीक 1 महीना हो चुका है आज, और 1.85 के मेंबर्स हो चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले ना हम कल जो वीकली टेस्ट हुआ था उसको देख लेते हैं कि इसमें निखिल त्रिवेदी ने पहला नंबर लिया है, दूसरे पर दीक्षा है और तीसरे पर प्रियंका यादव है। ठीक है, ये 30 नंबर का टेस्ट हुआ था। और आपको पता नहीं है तो पता होना चाहिए कि हर संडे को शाम को 9 बजे 9 PM पर टेस्ट होता है। जो वीकली जो भी करंट अफेयर हम पढ़ते हैं उसका हर संडे को शाम को 9 बजे टेस्ट होता है। और आपको अगर ज्वाइन करना है यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, आपको उसमें टेलीग्राम लिंक मिलेगा। ठीक है, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीक में पढ़ते हैं उसका टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, इससे रिवीजन होता रहता है। ठीक है, बाकी तो पहला प्रश्न ये है कि बिल्किस मीर जो पेरिस यानी फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त हुई हैं, किस भारतीय राज्य से संबंध रखती हैं? ऑप्शन है केरल, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। देख लीजिए, जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस यानी फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और दूसरी बात यह समझनी है कि वह जूरी का सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला भी बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हेल्थ ऑफ द नेशन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस रिपोर्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, इस रिपोर्ट में देश के युवा में अत्यधिक कैंसर के जोखिम पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा कह रहा है कि रिपोर्ट में मानसिक स्वास्थ्य, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे, ये जो मधुमेह है ना इसका मतलब डायबिटीज़, ये उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, मोटापे मतलब ओबेसिटी सहित चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म संबंधी बीमारियों के बारे में गंभीर चिंता प्रकट की गई है। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? केवल एक सही है, केवल दो सही है, या सभी तीनों के तीनों सही हैं? तो देखो, इस रिपोर्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं जारी किया गया बल्कि अपोलो हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाता है। बाकी के ये दो सही है, यानी कि केवल दो सही है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल द्वारा जारी हेल्थ ऑफ द नेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कैंसर के निदान की औसत आयु अन्य देशों की तुलना में कम है और साथ ही भारत में युवा लोगों में कोलन कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोलोन कैंसर आपको पता होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जैसे मान के चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये मान के चलिए लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो दीवारें होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, इन दीवारों पर यहाँ हो जाता है कैंसर। ठीक है, ये कहीं से भी शुरू हो सकता है, यहाँ इस क्षेत्र से भी शुरू हो सकता है, इस क्षेत्र से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, इसका मुख्य जो रीजन होता है वो क्या होता है? वो ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो मुख्य रीजन है वो ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनको भी जानकारी नहीं होती है कि इन सब की सफाई कैसे करी जाती है। ठीक है, क्या इंटेक करना चाहिए जिससे सफाई होती रहे आंतों की, ये भी जानकारी नहीं होती पढ़े लिखे लोगों को भी। तो अनपढ़ जो जानते नहीं है उनको बेचारों को क्या ही जानकारी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ना ही ये कोई शिक्षा का इतना अच्छा पार्ट बनाया गया है ताकि लोगों के लिए ये फ्रेंडली बन सके। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि चुनाव संबंधी जानकारी साझा करने के लिए चुनाव अधिकारियों तथा मतदाताओं के लिए बूथ राब्ता नामक वेबसाइट भारत के किस राज्य के एक जिले से प्रारंभ की गई है? ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है पंजाब, तीसरा है केरल और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। पंजाब के मालेरकोटला जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर पल्लवी ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इस पहल में बूथ राब्ता नामक एक विशेष वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य जिले के लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करना है। इसमें से आपको एक तो राज्य याद करना है और दूसरा ये याद करना है कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, ये चीज़ याद करनी, बहुत ज़्यादा याद करना है नहीं, नाम वाम के चक्कर में नहीं पड़ना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अप्रैल 2024 में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जलीय केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि तमिलनाडु। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977, ठीक है, 1 फरवरी 1977 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। रुस्तम जी समिति, इस समिति को दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, अगर ये मान के चलो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना के लिए नहीं आएगी तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उन 4 ऑप्शन में कोई एक होगी किसी अन्य से संबंधित। मान के चलिए इन्फ्लेशन पर आ गई, ठीक है, इन्फ्लेशन पर आ गई तो उसमें ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी कि भाई रुस्तम जी समिति तो इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंधित है, तो ये तो हो नहीं सकती। तो रुस्तम जी समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की थी। ठीक है,
अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किन दो देशों ने उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के परीक्षण करने के लिए साथ काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। 1900, अब इसका थोड़ा सा देख लीजिए कि 1955 में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी, इसमें नाम नहीं लिखा है लेकिन रंजन गोगोई, किसने टिप्पणी की थी? ये रंजन गोगोई। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी से चर्चा में आया शब्द न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 19, तीसरा है अनुच्छेद 21 और चौथा है अनुच्छेद 25। असल में ना रंजन गोगोई जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म और इसके साथ ही साथ जुडिशियल ओवररीच यानी कि न्यायिक अतिरेक, इसकी चर्चा की थी। ठीक है। लेकिन इस प्रश्न को इस रूप में इसलिए लाया गया है क्योंकि ये JRF 2020 में आया हुआ है प्रश्न, इसलिए। ठीक है। असल में इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है सी, यानी कि अनुच्छेद 2021। अनुच्छेद 2021 क्यों है? क्योंकि इसमें जीवन का अधिकार है, और इस जीवन के अधिकार में ना कई अधिकार हैं, जैसे आश्रय का अधिकार हुआ, निजता का अधिकार हुआ, जीवन रक्षा का अधिकार हुआ, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार हुआ, विदेश यात्रा का अधिकार हुआ, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार हुआ, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार हुआ, प्रतिष्ठा का अधिकार, सूचना का अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, धारणीय विकास का अधिकार, अवसर का अधिकार, सोने का भी अधिकार। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब जब कदम उठाया जाएगा, यानी कि जब जब सुप्रीम कोर्ट न्यायिक सक्रियता दिखाएगा, तो किस क्षेत्र में दिखाएगा? उस क्षेत्र में दिखाएगा जहां लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं जिस चीज से जुड़ी हुई हों। ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों में दखल अंदाजी करने लग जाए, यानी ऐसे कार्य जो विधायिका या कार्यपालिका के हैं उन कार्यों को भी सुप्रीम कोर्ट उन कार्यों में अंदर अपना इंटरफेयर करने लग जाएगा। तो ऐसे में वो न्यायिक सक्रियता नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी न्यायिक अतिरेक, यानी कि जुडिशियल ओवररीच। ठीक है। तो जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने इसी चीज की चर्चा की थी, जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म। देख लीजिए, न्यायिक सक्रियता तब होती है जब न्यायपालिका अपने अधिकार का उपयोग यह परिभाषित करने और लागू करने के लिए करती है कि समाज के लिए क्या सही है, किंतु न्यायपालिका सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं में हस्तक्षेप करती है, तो इसे न्यायिक अतिरेक यानी जुडिशियल ओवररीच के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, जब न्यायिक सक्रियता अपनी सीमा से आगे बढ़ जाती है तो इसे न्यायिक अतिरेक यानी कि जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रही किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है प्रोफेसर SD मुनि, दूसरा है निक्की चोपड़ा, तीसरा है नीरजा चौधरी और चौथा है रोमेश भट्टाचार्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि नीरजा चौधरी। ये चर्चा में क्यों आई है किताब? क्योंकि हाल ही में आपको पता है अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लिया गया है। ठीक है। तो इनके द्वारा 3 किताबें मांगी गई थी, एक थी रामायण, दूसरी थी गीता और श्रीमद् भागवत गीता, और तीसरी थी यही किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। इसलिए ये किताब चर्चा में आई है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रहा मागू रेले लेजर, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश से संबंधित है? ऑप्शन है रूस, पोलैंड, रोमानिया या इटली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि रोमानिया। देखिए, रोमानिया के बारे में आपको पता है कि यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा अभी रोमानिया और बुल्गारिया बने थे, ये आपको पता है। ये चर्चा में बने हुए हैं दोनों देश, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो देख लीजिए इसकी लोकेशन एक बार रोमानिया की। देखो, ये है अपना पूरा यूरोप। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये क्या है? ये वाला, ये है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। ये वाला क्या है? ये है ब्लैक सी यानी कि काला सागर। अब इस काला सागर के किनारे ये देखिए, ये है यूक्रेन। ठीक है। और इस यूक्रेन के नीचे ये है रोमानिया। क्या है ये? रोमानिया। और रोमानिया के जस्ट नीचे है बुल्गारिया। याद हुआ? ये है ब्लैक सी, ब्लैक सी के इधर है रोमानिया और रोमानिया के नीचे है बुल्गारिया। अब इसके साथ साथ हम एक काम करते हैं, ब्लैक सी से लगने वाले अदर देशों को भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है। देखिए, जैसे कि ये है ब्लैक सी। ठीक है। देखना, ध्यान से देखना है, इसके बाद में हम विदाउट देखे इसको एक बार रिवाइज करके देखेंगे। ठीक है। ब्लैक सी के जस्ट ऊपर देखो, ये क्या है? ये है यूक्रेन।
क्या है ये? यूक्रेन। अब यूक्रेन के नीचे है रोमानिया। अब यूक्रेन की सीमा लगती है ब्लैक सी से, रोमानिया की सीमा लगती है ब्लैक सी से, लेकिन इनके बीच में जो छोटा सा देश है मालडोवा, इसकी सीमा नहीं लगती। रोमानिया के नीचे है बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। तो इसकी भी सीमा लगती है। और इसके बगल में ये जो वाला रीजन है ना, ये है टर्की। क्या है ये? टर्की। टर्की की भी सीमा लगती है। और ये है जॉर्जिया और ये है रूस। समझ में आया? नहीं आया ना समझ? दोबारा से देखो, यूक्रेन है ऊपर, फिर है रोमानिया और फिर है बुल्गारिया। एकदम फिर से देखो, यूक्रेन है, रोमानिया है और बुल्गारिया है। मैं अगर यहाँ पर मान के चलो, अगर एक वो बना दूं काला सागर, तो ये क्या है? ये है यूक्रेन इस क्षेत्र में, ठीक है, ये है रोमानिया और इस क्षेत्र में ये क्या है? बुल्गारिया। ठीक है, फिर से सोचो, यूक्रेन है, रोमानिया है और बुल्गारिया है। दिमाग में एकदम आंख बंद करके सोचो, सबसे ऊपर यूक्रेन, इधर रोमानिया और इधर बुल्गारिया। सोचो फिर से, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया। ठीक है, अब आगे सोचो, नीचे है टर्की, ये है जॉर्जिया और ये है रूस। ये फिर से देखो, नीचे है टर्की, ये है जॉर्जिया और ये है रूस। यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, यू आर, अब बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। यू आर सो टर्की। दिमाग में आया? यू आर सो टर्की। सो मतलब सोफिया। सोफिया किसकी राजधानी? बुल्गारिया की। यू आर सो टर्की। और जॉर्जिया और रूस से जीरो कर लो। यू आर सो टर्की जीरो। यानी यूक्रेन, रोमानिया, सोफिया की क्या है? सोफिया किसकी राजधानी? बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया और रूस। समझ में आया? एक बार यहाँ पर रिवीजन करके देखें। मान के चलो ये ब्लैक सी है। अरे भाई मान के चल लेते हैं एक बार को ब्लैक सी है। ठीक है, मान के चल लेते हैं। हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था? यू आर सो टर्की, ठीक है, जीरो जीरो। ठीक है, अब इससे यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, सो से सोफिया, और सोफिया किसकी राजधानी है? बुल्गारिया की। ठीक है, और टर्की यानी कि टर्की। ठीक है, और जी मतलब जॉर्जिया और रू मतलब रूस। याद हुआ या नहीं हुआ? सही से याद कर लेना, 2-3 बार देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जापान ने किस देश के पर्यटकों को ई वीजा की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन है इटली, दूसरा है ईरान, तीसरा है भारत और चौथा है फलस्तीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि भारत। जापान के मैप को एक बार देख लीजिए। यहां पर देखो, ये है एशिया पूरी, ठीक है, ये भारत, चाइना, मंगोलिया, रूस, और ये हमने कल पढ़ा था क्या था? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ये है इसके बगल में जापान। क्या है ये? जापान। ठीक है, ये है ओखोटस्क सागर, ये है जापान सागर, ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, तो अब इस जापान को यहां पर देखिए आप लोग कि जापान का ये मोटे तौर पर ना 1, 2 और फिर ये देखिए छोटा सा 3 और ये 4, और अभी ये आजकल ये भी चर्चा में है। वैसे नॉर्मली 4 द्वीपों को ही पढ़ा जाता था, लेकिन आजकल ये द्वीप भी इसका चर्चा में बना हुआ है जिसका नाम है ओकिनावा। ठीक है, तो एक बार देखिए जापान के सारे आइलैंड को देखिए। सबसे ऊपर कौन है? होक्काइडो। उसके नीचे क्या है? ये देखिए होन्शु। होन्शु कहाँ है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा होन्शु है। यानी कि जापान के सारे आइलैंड में अगर सबसे बड़ा कोई आइलैंड है तो वो कौन सा है? होन्शु। और इसकी जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वो भी इसी पर है। इसके बाद में ये छोटा सा द्वीप देखिए नीचे, क्या है इसका नाम? शिकोकू। क्या नाम है? शिकोकू। उसके नाम है ये, उसके बाद में है ये क्यूशु। ठीक है, अब देखो, और सबसे नीचे है ये ओकिनावा। अब देखो, सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो क्या है? होक्काइडो। उसके नीचे क्या है? होन्शु। उसके नीचे क्या है? शिकोकू। उसके नीचे क्या है? क्यूशु। उसके नीचे क्या है? ओकिनावा। फिर से देखो, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ओकिनावा। अब एक बार फिर से नजर से देखो, होक्काइडो सबसे ऊपर क्या है? होक्काइडो, और बड़ा सा द्वीप होन्शु, और उसके बाद में ये छोटा सा शिकोकू, और उसके बाद में सबसे नीचे ये क्यूशु, और उसके बाद में ये नीचे ओकिनावा। एक बार यहाँ पर सोचो, इसको भूल जाओ एक बार के लिए, आंखें बंद करके यहाँ पर सोचो। सबसे ऊपर क्या है? होक्काइडो। उसके नीचे बड़ा सा द्वीप क्या है? होन्शु। उसके नीचे एक छोटा सा द्वीप क्या है? शिकोकू, और उसके बाद में यहाँ पर एक द्वीप क्या है? क्यूशु, और उसके बाद में बिल्कुल छोटा सा द्वीप यहाँ पर क्या है? ओकिनावा। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये है अब वन लाइनर प्रश्न। वन लाइनर प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण तो है नहीं, लेकिन हम इनको लेके आते हैं इसलिए ताकि कोई प्रश्न आपका छूटे ना। ठीक है, कंप्लीटनेस फील हो। तो पहला है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के प्रमुख VADM मार्क हैमंड ने भारत का दौरा किया है। ठीक है, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह वेनेजुएला से संबंधित है। आगे कह रहा है कि शरफुद्दौला इब्ने शाहिद ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बन गए हैं। और फिर कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। वन लाइनर है, इनको एकदम देख लीजिए 2-3 बार, याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था कि हाल ही में किस राज्य की माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है, तो उसमें ऑप्शन में था असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि असम। और आज के लिए जो प्रश्न है कि मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न है कि मिशेल टेलाग्रैंड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस या जर्मनी। इसका सही उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में आप सभी को। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ, लाइक कर दिया करो,
अगर आपको समय मिल जाया करे थोड़ा सा तो लाइक कर दिया करो, 100 प्लस पहुंचा दिया करो लाइक को, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।